तो ये कहानी इन्हीं छुआछूत, इन्हीं ऊंची नीची जातियों, कमज़ोर अमीर, दबंग गरीब, उनसे जुड़ी हुई कहानी है। खैरलांजी एक गांव, इस गांव में ज़्यादातर ज़ात पात यहाँ पे भी और ऊंची नीची जाति के बीच भेदभाव भी। तो इसी गांव में एक परिवार रहता था, उस परिवार का नाम जो भोतमांगे परिवार कहा जाता था, और इनके जो मुखिया थे इस परिवार के, वो थे भैयालाल भोतमांगे। तो भैयालाल भोतमांगे का परिवार खैरलांजी गांव में रहता था। परिवार में इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुरेखा, एक बेटी प्रियंका 17 साल की और 2 बेटे रोशन और सुधीर 19 और 21 साल के। तो ये 4 लोग इस परिवार के सदस्य थे। खैरलांजी में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। गांव के जो बाकी लोग थे उनकी भी हालत वैसी ही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान में गांव में कुछ जमीन को लेके किसी का दबंग और ऊंची जाति के लोगों से झगड़ा होता है, और उस जमीन की गवाही के सिलसिले में भैयालाल भोतमांगे की जो परिवार है वो पुलिस में गवाही देने पहुंच जाती है अपने पड़ोसियों और उनके लिए। ये बात ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर गवाही को वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं। भोतमांगे परिवार इस चीज को मानता नहीं है। इसके बाद ये लोग उनकी नजरों में आ जाते हैं, और जो दूसरे दबंग थे वहां पे ऊंची जाति के, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। अपने देश में वैसे भी नेता लोग वोट के लिए जहां जैसा मौका मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं इन बातों को। कहीं लड़वाना हो तो लड़वा देते हैं, कहीं जात पात की लकीर खींचनी है खिंचवा देते हैं, दंगा कराना हो करवा देते हैं, और ये सारी मतलब खुली हुई चीजें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, और उन्हें लगा कि ये सब हमसे कमजोर जाति के हैं, ये क्या करेंगे। तो उस गवाही से वो लोग थोड़े गुस्से में आ गए, और सबक सिखाने के लिए फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको सबक सिखाना है। तारीख थी 29 सितंबर, साल था 2006। 29 सितंबर 2006 को, 29 सितंबर 2006 को दूसरी पार्टी के जो ऊंची जाति के लोग थे इस भोतमांगे परिवार के मुकाबले 40 से 60 जो चश्मदीद है वहां पे, जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, जो अलग अलग वहां पे टीमें गई, उन सब ने जो रिपोर्ट की, 40 से 60 लोग खैरलांजी गांव पहुंचते हैं। इत्तेफाक कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि उस वक्त इस परिवार का जो मुखिया था भैयालाल भोतमांगे, वो किसी काम से अपने घर पे नहीं था और वो गांव से बाहर गया हुआ था। तो जब ये 40 से 60 भीड़ की शक्ल में खैरलांजी में भोतमांगे परिवार के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, सभी के हाथों में डंडे, साइकिल के चेन, जो जैसा जिसको हथियार मिला, पत्थर। इसके बाद भोतमांगे की फैमिली के 4 मेंबर उस वक्त घर के अंदर जो मौजूद थे, उनकी पत्नी सुरेखा, प्रियंका, रोशन और सुधीर, इन 4 को घर के अंदर से घसीट कर बाहर लाया जाता है। भीड़ जो है वो पागल वहशी की तरह इनके ऊपर टूट पड़ती है। 3 से 4 घंटे तक ये भीड़ इन 4 को कपड़े उतार देती है, इन 4 के, और इनको बिल्कुल नंगी हालत में पूरे गांव में घुमाया जाता है। न सिर्फ घुमाया जाता है बल्कि इस दौरान में लगातार जो जिसको मन कर रहा था वो बुरी तरह से इनको पीट रहा था, मार रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक भैयालाल भोतमांगे की जो पत्नी 44 साल की सुरेखा और बेटी प्रियंका 17 साल की, भीड़ ने इनके साथ बाकायदा गैंग रेप भी किया गांव में खुलेआम। 40 से 60 लोग थे, आप अंदाजा लगाइए, वहशत होगी सोचकर। गैंग रेप किया, बुरी तरह मारा पीटा, और गैंग रेप के बाद फिर उनकी जब हालत खराब हुई तो डंडों से, चेन से, सरिया से, जिस चीज से मौका मिला पहले बहुत बुरी तरह मारा। कुछ घंटों के बाद पहली 2 मौत होती है उस गांव में घुमा घुमा कर। पहली मौत होती है सुरेखा की और फिर दूसरी उनकी बेटी प्रियंका की। माँ बेटी का सारा हश्र दोनों के एक नजरों के सामने हो रहा था, और बेबस उनके दोनों भाई जो है वो भी उसमें शामिल थे, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। 40 से 60 लोग थे और उनको भी मार मार के अधमरा कर दिया गया था। तो गैंग रेप और तमाम जुल्म और ज्यादती के बाद पहले माँ बेटी को मार दिया जाता है, पत्थरों से, चेन से, डंडे से, सरिया से, और इसके बाद दोनों भाइयों की बारी आती है। कहते हैं इन भाइयों को जिस वहशी तरीके से मारा गया उसको मतलब बताना भी अजीब लगता है कि उन्हें पहले पीटा गया, फिर उनके टुकड़े किए गए। 3-4 घंटे के इस वहशीपन के बाद इन 4 की लाशों को वो भीड़ उठाती है, और इस दौरान में जब इन्हें पीटा जा रहा था, नंगा घुमाया जा रहा था, गैंगरेप हो रहा था, उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे, तो वो गांव के अंदर
गांव में रहने वाले लोगों की मौजूदगी में, और वो सब सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। शायद उनकी भी मजबूरी थी कि इन लोगों से पंगे लेने का मतलब अपना भी यही हाल करवाना, तो इसलिए वो बेबस थे, मजबूर थे। वो भी आगे नहीं आए, कोई भी इस भूतमांगे परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आया, जबकि गांव में उस वक्त अच्छे खासे लोग मौजूद थे। लेकिन वो 40 से 60 लोगों की भीड़ देखकर वो भी सहम गए, और वो जीना चाहते थे, वो अपना हश्र ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी, देख कर भी अनदेखा कर दिया। भीड़ ने इसका फायदा उठाया, मनमानी करने के बाद, ज्यादती करने के बाद, इन चारों को मारने के बाद उसी खैरलांजी गांव के पास एक नहर है, उस नहर में ले जाकर चारों की लाश फेंक दी। इसके बाद भीड़ वहां से निकल गई। 3 से 4 घंटे का ये पूरा मामला था। उनके जाने के बाद गांव खामोश, तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में भैयालाल भोतमांगे अपने गांव वापस आता है, लेकिन गांव में घुसने से पहले ही उसे लोग बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है और तुम मत जाओ वरना तुम्हें ही मार देंगे। मौत के डर से भैयालाल गांव में दाखिल नहीं होता है। अपने जो भी उसकी मदद थी उसके जरिए वो पुलिस से गुजारिश करता है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस भी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती, या शायद उन दबंग लोगों या पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी आप इसे कहें, पुलिस की नज़र में ये 4 मौत कोई मौत ही नहीं थी, और जो कुछ हुआ उसकी नज़र में ये कहीं से कानून की नज़र में कोई जुर्म ही नहीं था, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। 2 दिन बीत गया। इसके बाद नहर से लाश मिलती है। जब नहर से 4 लाशें मिलती हैं और पुलिस को मालूम है ये चारों कहानी कौन लोग हैं, सब जानती है पुलिस, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी गांव और वहां के इक्वेशन और जात पात की लड़ाई इन सबको अच्छी तरीके से जानती थी। कई बार ऐसा भी होता है हमारे हिंदुस्तान में कि बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कोई ऐसा क्राइम होता है और इत्तेफाक से वो पुलिस वाला भी अगर उनमें से किसी एक जात का निकल आता है तो वो उन्हीं की तरफ हो जाता है। हालांकि जब जो कानून की वर्दी उसके जिस्म पे है वो ये इजाज़त नहीं देती, वो कहती है कि तुम कानून का पालन करो, लेकिन वर्दी के पीछे भी इंसान होता है तो कई बार बेईमानी कर जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन अब 4 लाशें मिली तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी थी। तब भी पुलिस खानापूर्ति के लिए मामला दर्ज करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद अब इस गांव से धीरे धीरे ये खबर बाहर आती है। भैयालाल भोतमांगे वहां से निकलता है और अपने कुछ जात के नेताओं तक पहुंचता है, बताता है, लेकिन तब भी कोई असर नहीं होता। कुछ छोटे मोटे वहां के न्यूज़पेपर और उन तमाम लोगों तक भी बात जाती है, बट कोई खबर नहीं छापता। उन्हें लगता है कि ये कोई खबर ही नहीं है। महीने भर तक आप यकीन माने कोई मीडिया भी इस स्टोरी को नहीं उठाती, क्योंकि वहां लोकल न्यूज़पेपर और उसने भी इसको रिपोर्ट नहीं की, तो फिर दिल्ली तक भी ये खबर नहीं आई। लेकिन एक अखबार था जो लगातार, शायद उसका नाम सम्राट टाइम्स था, वो जो खबरें छाप रहा था, और उनकी खबरों से ही कुछ ऐसे दलित नेताओं तक ये खबर पहुंची। इसके बाद उन दलित नेताओं के जरिए दिल्ली के दलित नेताओं तक बात पहुंची। फिर दिल्ली में पूरे 1 महीने के बाद पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पूरी रिपोर्ट छापी, और तब जाकर देश को पता चला कि महाराष्ट्र में एक गांव है खैरलांजी, और उस गांव में क्या कुछ हुआ। इस खबर के बाद फिर नेताओं का ध्यान जाता है, फिर थोड़ा हंगामा होता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। सरकार भी तब तक वहां पे विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे और आर पाटिल जो है वो होम मिनिस्टर थे, बट उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। 60 दिन बीत जाते हैं, 2 महीना। 29 सितंबर को यह हुआ था और दिसंबर का महीना आ जाता है। 60 दिन के बाद अखबारों में खबर छपने के बाद, लोगों को पता चलने के बाद, अब महाराष्ट्र के और फिर बाकी देश के हिस्से से दलित नेता वहां पहुंचते हैं और अब उनमें गुस्सा फूटता है। और इसी के बाद इस गुस्से को देखते हुए फिर मुंबई, पुणे, सोलापुर, नागपुर ऐसी जगहों पे ये लोग अब धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इत्तेफाक से नागपुर में ऐसे धरना प्रदर्शन के दौरान थोड़ी हिंसा हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में भी करीब 4000 ऐसे लोग पहुंचे दलित, और खैरलांजी के हत्याकांड के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। वहां पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। तो जब महाराष्ट्र के छोटे छोटे इलाकों में ये दंगे और हिंसा भड़कने लगे, तब जाकर सरकार की भी आंख खुली, और उसके बाद मीडिया को भी लगा कि ये मामला बड़ा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग दलित वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि इस मुद्दे पे कर रहे हैं। तब जाकर फिर मीडिया ने भी बाकी खबरों की तरफ से ध्यान हटाकर थोड़ा सी इस खबर पे ध्यान दिया, और अब रिपोर्टिंग होने लगी न्यूज़ चैनल पे भी, अखबारों में भी। फिर सरकार भी प्रेशर में आई, और इस धरना प्रदर्शन और इन चीज़ों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने फिर आनन फानन में सीबीआई इंक्वायरी की जांच के ऑर्डर दे दिए। सीबीआई ने भी फटाफट इसकी जांच की, और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हाँ,
ये लोग थे, करीब 36 लोग को उसने नामजद किया। बट उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन दोनों महिलाओं के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उन्हें मारा गया। तो सीबीआई ने हत्या और बाकी चीज़ों के लिए केस बनाया, दर्ज किया, कोर्ट में पहुंचे। हालांकि सीबीआई की जांच पे उंगली उठी और ये कहा गया कि जो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर इस डिस्ट्रिक्ट के, भंडारा डिस्ट्रिक्ट के, जहां पोस्टमार्टम हुआ, उन डॉक्टरों को एक तरह से बरगला कर मिलाकर जो ताकतवर लोग थे उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो गैंग रेप की सारी चीजें हटा दी गई। इसकी एक वजह ये कही गई थी कि इससे और भी जो है हिंसा भड़क सकती है, गुस्सा भड़क सकता है। तो ये कहते हैं कि उस डॉक्टर की रिपोर्ट ने, उस डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की और गैंग रेप की बात मना कर दी। जबकि उस गांव के जो विटनेस हैं, बाद में जब उनको भरोसा दिलाया गया उनकी सुरक्षा और फिर उनके नेता है, संरक्षण की बात आई, तो उन्होंने, तमाम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से पूरे गांव में घुमा घुमा कर और गैंग रेप भी हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन चीज़ों को हटा दिया गया। तो सीबीआई की रिपोर्ट में गैंग रेप को शामिल नहीं किया गया, हत्या और बाकी चीज़ों को शामिल किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का रुख उस वक्त सवाल पैदा कर रहा था कि कमाल यह था कि 29 सितंबर को यह हादसा हुआ, 1 अक्टूबर को नहर से लाश मिलती है। 1 अक्टूबर को लाश मिलने के बाद पुलिस खानापूर्ति के तौर पर एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस कोई नामजद या बाकी चीजें नहीं करती, ना किसी से पूछताछ करने की जहमत उठाती है। इसके बाद तब तक इस पूरे मामले को दबाया जाता है जब तक कि 60 दिन बाद, जैसा मैंने आपको कहा, नागपुर, शोलापुर, पुणे, मुंबई, इन जगहों पे आंदोलन शुरू नहीं हो जाता। इन आंदोलन के बाद फिर सरकार जागती है और इसी बीच में सरकार भी गुमराह करने के लिए इन चीजों को, आर पाटिल जो उस वक्त वहां के गृह मंत्री थे, वो एक बयान दे देते हैं कि ये नक्सलियों का किया हुआ हमला था। इससे और लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि अब तक गांव के लोग भी खुल के आने लगे थे। और फिर जब पता चला कि गांव के अंदर ऊंची और नीची जात के लोगों के बीच जमीन के एक मामले को लेकर लड़ाई थी, और लेकिन स्टेट का होम मिनिस्टर कह रहा कि नक्सल था, तो उससे बहुत लोग भड़के। हालांकि बाद में फिर गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा, क्योंकि सीबीआई की जांच में इन चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं था और उसने वही बताया, सिर्फ एक गैंग रेप वाली चीज़ को छोड़कर। तब भी, उसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, गुस्सा भड़क रहा था। फिर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और उसमें 36 लोगों के खिलाफ ये मामला बनाया। 36 लोगों के खिलाफ मामला बनाने के बाद लोअर कोर्ट में यह मामला गया। जब लोअर कोर्ट में यह मामला गया तो उसमें से पुलिस ने 10 लोगों को इस मामले का दोषी पाया और इनमें से 8 को 2008 में, सितंबर 2008 में इसका फैसला आया, करीब 2 साल के बाद। और बल्कि 10 भी नहीं, 8, उनमें से 6 लोगों को मौत की सजा दी गई और 2 लोगों को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। लोअर कोर्ट ने बाकी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, लेकिन 6 को डेथ पेनल्टी मिली और 2 को उम्र कैद 2008 में। अब ये जिन लोगों को सजा मिली, इन्होंने इसको नागपुर बेंच के, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, वहां चैलेंज किया और चैलेंज के बाद 2010 में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और हाईकोर्ट ने क्या किया कि जो 6 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, उस सजा को बदलकर 25 साल उम्र कैद की सजा में बदल दी। उम्र कैद तो दी, लेकिन 25 साल। और जो 2 थे ऑलरेडी, उनकी 25 साल ही रही, तो फांसी की सजा को बदल दिया और 25 साल उम्र कैद की सजा दे दी। इसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2019 आ गया है, 2010 में इसका फैसला आया था हाईकोर्ट का। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया इस पे। इस दौरान में इंसाफ के लिए 10-12 साल तक भैयालाल भोतमांगे अपने परिवार के 4 लोगों की मौत के लिए लड़ता रहा, भटकता रहा। इस दौरान वो गांव छोड़ा। उसने एक हॉस्टल में नौकरी की 15,000 रुपए की गार्ड के तौर पर, और उसकी यही उम्मीद थी। जब वो किसी फ्रंट और उस पर आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बस मुझे मेरे परिवार के गुनहगारों को मैं अपने सामने मतलब सजा पाते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि 4-4 लोगों को अपने परिवार के खोने वाला शख्स इस अधूरी उम्मीद के साथ इस दुनिया को छोड़ गया कि उसके जीते जी उसके परिवार के गुनहगारों को सजा मिले। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से भैयालाल भोतमांगे की भी मौत हो गई। तो इस परिवार में 5 लोग थे, इन 5 की मौत हो चुकी। लेकिन अब भी, आज 13 साल बाद भी, इस केस का आखिरी फैसला आना बाकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बारे में आखिरी फैसला नहीं सुनाया। 6 लोग 25 साल की सजा काट रहे हैं और बाकी 2 को पहले ही से थी, मतलब 8 लोग।
जबकि भैयालाल का कहना था कि करीब 36-38 थे, नाम भी दिया था, सारे नामजद थे, लेकिन धीरे धीरे उन नामों को भी हटा दिया गया। वक्त बीता, यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली हुई, और आज 13 साल बाद खैरलान जी बस इतिहास के एक पन्ने में है उस 29 सितंबर 2006 की उस वहशियाना हरकत के लिए जो पूरे एक भीड़ की शक्ल में एक परिवार के ऊपर टूटा था। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है, भूल गए हैं, और होता भी है हमारे यहाँ। जब तक कोई अगली ऐसी वारदात ना हो जाए, अगली ऐसी कोई चीज़ ना हो, तब तक हम फिर पुरानी चीज़ों को याद करके नहीं रोते हैं। तो कुल मिलाकर 13 साल बाद भी खैरलान जी के गुनहगारों को अभी तक सज़ा नहीं मिली है, जेल में बेशक है, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है।